छत्तीसगढ़ के चुनाव ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि देश के 10% की वजह संख्या जो अनुसूचित जनजाति के समाज से आती है, आज अपने सारी जाति बंधनों को तोड़ करके पूरी ताकत के साथ, पूरे समर्पण के साथ भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों, पिछले 9 सालों में उनके द्वारा अनुसूचित जनजाति के समाज के लिए किए गए कार्यों, और सबसे बड़ी चीज़ अनुसूचित जनजाति के समाज को दी गई सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा से पूरी तरह उत्साहित हैं और किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को आगामी लोकसभा के चुनाव में जिताने के लिए कृतसंकल्पित है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से और माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं सभी अनुसूचित जनजाति के सभी श्रद्धेय नागरिकों को आभार प्रकट करता हूँ। हम लोगों ने झारखंड में, जिस रांची में बैठा हूँ मैं, वहीं अनुसूचित जनजाति का एक बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन करने का निर्णय लिया है। तात्कालिक रूप से फिलहाल 13 फरवरी उसकी डेट तय की गई है, 11 फरवरी उसकी डेट तय की गई है, क्योंकि स्वर्गीय तिलका मांझी जो देश में आज़ादी की लड़ाई के पहले चेहरे थे, देश में संगठित स्वतंत्रता आंदोलन शुरू होने के पहले स्वतंत्रता आंदोलन और दूसरे स्वतंत्रता आंदोलन, यह उसके भी पहले के आंदोलन करता थे। क्योंकि यह दिन उनके लिए महत्वपूर्ण था, इसलिए हम लोगों ने उनकी शहादत का सम्मान करने के लिए और उनकी शहादत को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए 11 फरवरी को ही इसी रांची में एक बड़ा अनुसूचित जनजाति का सम्मेलन करने का निर्णय लिया है। संभावना है इसमें कि हमारे प्रधानमंत्री जी सम्मेलन के लिए समय दे सकें, हम उनसे इसके लिए आग्रह करेंगे। यह सम्मेलन झारखंड की राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी सम्मेलन होगा, एक गेम चेंजर होगा। कुछ लोगों को अगर किसी प्रकार की अनुसूचित जनजाति को लेकर भ्रांति है, उनके मन में कुछ गलतफहमी है, अपनी लोकप्रियता को लेकर गलतफहमी है, उनका भ्रम टूट जाएगा। जातीय जनजातीय समाज अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, अपने सिद्धांतों के लिए जाना जाता है, राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण के लिए जाना जाता है। यह सम्मेलन और उस सम्मेलन में आई हुई लाखों की जनसंख्या, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, उस सम्मेलन में सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लोग होंगे। शेष समाज के लिए हम लोग अलग सम्मेलन करेंगे। एक ऐतिहासिक सम्मेलन होगा जिसमें झारखंड के सभी जिलों से, झारखंड के एक एक गांव से, झारखंड के एक एक बूथ से हम उन नागरिकों को लेकर इस सम्मेलन में आ रहे हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी से ऑफिशियली कोई संबंध भी न रहा। यह सम्मेलन माननीय प्रधानमंत्री ने अनुसूचित जनजाति के लिए जो कुछ भी किया है, राष्ट्रीय गौरव दिवस की घोषणा से लेकर के, राजनीति का पद नहीं है, राष्ट्रपति का पद, हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन आदिवासी समाज ने इस बात का गौरव का एहसास किया है कि उनके बीच में से आज़ादी के 75 सालों बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि उनके बीच का कोई व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पर स्थापित हुआ है। हम इस सम्मेलन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को आभार प्रकट करेंगे और उन्हें संदेश देंगे कि अनुसूचित जनजाति के एक एक नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समूह का हो, वह भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। आपने महसूस किया होगा माननीय प्रधानमंत्री की निगाहें कितनी गहराई तक अनुसूचित जनजाति को लेकर जा रही हैं। अभी पिछले बजट में
उन्होंने 13,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के लिए, वह जो सचमुच बहुत पिछड़े हैं, विकास की किरण जिनके पास पहुंची नहीं है, जो अशिक्षित रहे आज़ादी के इन 75 सालों में, हमारे प्रधानमंत्री ने उनके लिए भी 13,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया। वहाँ विद्यालय खोलने को लेकर, एकलव्य विद्यालय खोलने को लेकर, एकलव्य विद्यालय को लेकर, अस्पताल खोलने को लेकर के, और आदिवासी समाज में जो बहुत सारी ब्लड संबंधी बीमारियां होती हैं, सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियां होती हैं, उनके लिए विशेष सुविधा देने को लेकर के। और हमको सुखद आश्चर्य हुआ कि बजट में उन्होंने पास किया 13,000 करोड़, लेकिन जब योजना बनाई तो उनको संतोष नहीं हुआ। उन्होंने उस 13,000 करोड़ को बढ़ा करके 21,000 करोड़ रुपए कर दिए। मैं आपको इसी आगामी सम्मेलन के लिए आपको सूचना देने के लिए उपस्थित हुआ था। हमारे अनुसूचित जनजाति के झारखंड प्रांत के जो अध्यक्ष हैं माननीय शिवशंकर उरांव जी, उनको इस सम्मेलन का संयोजक बनाया गया है। हम सब इस काम को अपने इसी झारखंड के निवासी और राज्यसभा के सांसद अनुसूचित जनजाति। मेरा सवाल है, आपने कहा कि जो ईमानदार है वो आदिवासी है, जो स्वच्छ है वो आदिवासी है। बीजेपी हेमंत सोरेन पे आरोप लगाती है भ्रष्टाचारी होने का, तो क्या वो उन्हें माना जाए आदिवासियत खो चुके हैं वो? नहीं, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। मैंने ये कहा कि आदिवासी हमेशा ईमानदार होता है, हमेशा समर्पित होता है, इसलिए वो अपने बीच में भ्रष्ट लोगों को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए वो आगामी चुनाव में सोरेन जी को नकार देगा। मेरा ये कहना था। तो वो उनको अगर भ्रष्टाचारी मान रहे तो आदिवासी मान रहे ही नहीं हम। तो किसी ने प्रश्न ही नहीं किया। मैंने आपकी बात कही और आप सुन क्या रहे हैं। मैंने ये कहा कि आदिवासी स्वभाव से ईमानदार होता है, स्वभाव से राष्ट्रभक्त होता है, स्वभाव से एक जिम्मेदार नागरिक होता है, समर्पित नागरिक होता है। माननीय मुख्यमंत्री उस गुण को खो चुके हैं, इसलिए आगामी चुनाव में आदिवासी समाज उनको नकारेगा। एक सवाल और है, कुछ लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो आदिवासी समाज दूसरे धर्म को अपना लिया है उसको डिलिस्टिंग करके आदिवासी का दर्जा से बाहर करना चाहिए। क्या आप भी इस बात से वाकिफ हैं? हम लोग भारत के संविधान के अंतर्गत काम करते हैं। भारत की संवैधानिक व्यवस्था इस मामले में बहुत स्पष्ट है। आरक्षण का लाभ उनको भले न मिलता हो। बाकी जो आप लक्षद्वीप चले जाइए, मैं लक्षद्वीप का प्रभारी हूँ, 98% मुसलमान हैं और सब आदिवासी हैं। पूरा का पूरा प्रांत ही 98% मुस्लिम समाज है। कौन उनकी डिलिस्टिंग कर देगा? वो सब के सब आदिवासी हैं। तो मेरे इस जवाब में आपके सवाल का जवाब रुका हुआ है। एक सरना धर्म कोड की मांग हो रही कि जो मूर्ति पूजन करता है यहाँ की सरकार कहती है वो आदिवासी नहीं है, हम लोग का एक अलग धर्म होना चाहिए, हम लोग का अलग धर्म कोड होना चाहिए। अब ये तो इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश में एक बड़ी ताकतें हैं जो इस देश को तोड़ना चाहती हैं। डीएमके के लोगों का बयान आ चुका है। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो इंडी गठबंधन बनाया गया है वो सनातन धर्म के विनाश के लिए बनाया गया है। उनके हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब से, मैं उसमें कांग्रेस को बराबर रूप से जिम्मेदार मानता हूँ और कांग्रेस नहीं, इस इंडी गठबंधन में सम्मिलित सभी लोगों को समान रूप से जिम्मेदार मानता हूँ। कोई कहता है कि सनातन धर्म मलेरिया है, कोई कहता है सनातन धर्म कोरोना है, कोई कहता है सनातन धर्म एड्स है। तो ये उस विचारधारा के लोग हैं जिन्हें देश की एकता से बड़ा दुख होता है। राष्ट्रीय एकता उन्हें बड़ी पीड़ा पहुंचाती है। देश का विभाजन उन्होंने 1947 में भी किया था। आज भी विभाजनकारी मानसिकताएं तो रुकी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रीय एकता में विश्वास करती है और ऐसे किसी भी तथाकथित प्रश्नों को संज्ञान में नहीं लेती है। एक आखिरी सवाल है, चूँकि यहाँ आपके झारखंड विधानसभा में 2 रिजर्व सीट मात्र आपके पास है, टोटल 28 ST रिजर्व। तो ये जो 3 राज्यों में जो आपने सफलता हासिल की,
क्या आपको लगता है एसटी रिजर्व सीट पर इस बार यहाँ पे भी कुछ अच्छा परिणाम आपके पक्ष में होगा? मैंने अपने पत्रकार वार्ता के प्रारंभ का पहला वाक्य यही बोला है कि जो ऐतिहासिक सफलता हमें छत्तीसगढ़ में मिली है, उस ऐतिहासिक सफलता को हम झारखंड में पूरी तरह दोहराने जा रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अपने परिवार के सदस्यों को लोग खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, खड़ा कर लेने दीजिए। 28 की 28 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी इस पारी जीत करके लाएगी। सर एक क्वेश्चन, राहुल गांधी जी का न्याय यात्रा शुरू हो रहा है 14 जनवरी से और झारखंड में भी आ रहा है। उन्होंने देश के साथ ऑलरेडी न्याय कर दिया है। देश के 142 करोड़ लोग राम मंदिर के निर्माण का उत्सव मना रहे हैं और ये लोग राम मंदिर में जाने का, उसके उद्घाटन समारोह में जाने का विरोध कर रहे हैं और इनकार कर रहे हैं। तो वो देश के समाज के साथ अपने आप अन्याय कर चुके हैं। उनकी इस तथाकथित न्याय यात्रा का मैं कोई जवाब देना नहीं चाहूँगा। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है, तो क्या बताना चाहिए भाजपा को कि शंकराचार्य भी हिंदू विरोधी हैं? अगर हमको ऐसा, तब कांग्रेस क्या कर रही है ये कांग्रेस जाने और आप जाने। जो लोग राम मंदिर के उद्घाटन में जाने को तैयार नहीं हैं, उनको जनता प्रश्न पूछेगी और जनता उनका जवाब देगी। उनको जो कहना हो कहने दीजिए, जनता जवाब देगी उनको। आने वाले चुनाव में ठीक से इलाज करेगी उनका। शुक्रिया। 22 जनवरी को अयोध्या के कार्यक्रम में कितने आदिवासी शामिल हो रहे हैं देश भर से? कितने आदिवासी शामिल हो रहे हैं? मैं उस कार्यक्रम का आयोजक नहीं हूँ। उस कार्यक्रम का आयोजन अयोध्या का जो ट्रस्ट है वो कर रहा है। तो मैं आपके सवाल का न तो जवाब जानता हूँ और न जवाब देने के लिए अधिकृत हूँ। आप इसे प्रश्न को अयोध्या के ट्रस्ट के लोगों से पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और जो कार्यक्रम की तैयारियां होगी आपके